गोल है, गोल है ना, स्फेरिकल शेप में है, हम किताबों में देखते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें, हमें गोल तो नहीं दिखाई देती। दिख रही है किसी को गोल? नहीं, हमें तो प्लेन लाइन ही दिखाई दे रहा है। तो गोल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आसमान में जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है। मैक्सिमम पार्ट ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 71% पानी से बनी हुई है, ओशन है, उसमें समुद्र है। बीच बीच में आपको कहीं लैंड दिखाई देगा, कहीं ब्राउन, कहीं ग्रीन और कहीं व्हाइट पार्ट। ब्राउन क्या है? जमीन हो सकती है, पहाड़ियां हो सकती है। ग्रीन क्या है? वेजिटेशन है, जंगल हो सकते हैं, ग्रासेस हो सकती है। और व्हाइट क्या है? पोलर रीजन्स पे आइस हो सकती है, बीच में रेगिस्तान हो सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे दिखाई देगी जब थोड़ा सा ऊपर हमने जाके देखा। लेकिन अभी भी हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंचे हैं, जमीन से ही थोड़े ऊपर उठे हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी को देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब जो पृथ्वी है, अब जो हम समुद्र और जमीन पिछली स्लाइड में इतना क्लियर देख पा रहे थे, वो दिखना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी अब बादलों से ढकी हुई दिखाई देगी। जब अंतरिक्ष में जाके देखते हैं तो बीच बीच में ब्लू पार्ट, ग्रीन दिखता है, बाकी हमें व्हाइट चादर से ढकी हुई पृथ्वी दिखाई देती है। और वो व्हाइट चादर किस चीज की है? बादलों की है। ब्लू मार्बल भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी को एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ है, अभी तक और किसी के ऊपर लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, पानी, सब चीज एक साथ इसके ऊपर मिलती है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो इसके पास कितने हैं? एक है ना, एक चंद्रमा, एक चांद है इसका खुद का, एक मून है। अभी हम बाकी प्लैनेट की तरफ मूव करते हैं तो सूरज से सबसे पहले कौन सा है उसके सबसे नजदीक? मरकरी, बुध ग्रह है। किसके जैसा लग रहा है आपको देखने में? ये चांद जैसा। चांद जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। गड्ढों को देख के हमें लगा कि ये चांद जैसा है, लेकिन ये मरकरी है, बुध ग्रह है, सूरज के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा प्लेनेट है और सूरज के बाहर चक्कर लगाने वाला सबसे तेज प्लेनेट भी है। हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, एक साल कंप्लीट करती है। ये मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। 88 डेज में इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है। लेकिन अगर इसके मैं दिन की बात करूं, साल तो सबसे छोटा, लेकिन इसका दिन बहुत बड़ा होता है। हमारी पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर इसका सिर्फ एक दिन है। मतलब सूरज के बाहर तो तेजी से चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो अपना ही रोटेशन है वो बहुत स्लो है इसका। अब ये सूरज के सबसे नजदीक है तो हमारे माइंड में आएगा कि सबसे गर्म प्लेनेट है ना, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, बहुत पतला वातावरण है, जिसकी वजह से दिन में जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती है तो डायरेक्ट पड़ती है, कोई ओजोन लेयर नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, डायरेक्ट पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक। फिर भी हम इसको सबसे गर्म नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैं रात की बात करूं तो जो सनलाइट इस पे आई थी वो टकरा के वापस भी चली जाती है, ट्रैप करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो इसकी रातें बहुत ठंडी होती है। रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसलिए हम इसको सबसे गर्म प्लेनेट नहीं कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो मरकरी के पास अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है इसका। सेकंड प्लैनेट की बात करें, मरकरी के बाद आता है वीनस, शुक्र ग्रह है। ये सबसे गर्म प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हीट ट्रैप करती है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। क्रेटर्स की बात करूं, गड्ढों की बात करूं तो इसके ऊपर ना के बराबर है। गिरते तो इसके ऊपर भी है मेटियोर्स, पत्थर, एस्ट्रॉइड्स, लेकिन जो गिरते हैं तो वो इसके एटमॉस्फेयर में ही जल के खत्म हो जाते हैं, वो जमीन तक पहुंचते ही नहीं है, इसलिए इसकी सतह पर गड्ढे नहीं है। इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। अभी आपने कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि आसमान में सबसे ज्यादा तारा कौन सा चमकता है? शुक्र तारा। बोल देते हैं शुक्र तारा। शुक्र तारा नहीं है, शुक्र ग्रह है, और ये सुबह और शाम को बहुत ज्यादा तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को। नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो इसके पास भी खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ, थर्ड प्लैनेट है जो हमने स्टार्टिंग में देखी। अभी फोर्थ प्लैनेट की तरफ हम चलते हैं, चौथे नंबर पे है मार्स, मंगल ग्रह है। रेड प्लैनेट इसको हम बोलते हैं, लाल ग्रह बोला जाता है। कोई बता सकता है इसका रेड कलर क्यों है? आयरन ज्यादा है ना, आयरन ऑक्साइड है इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में। जो हम बोलते हैं ना इसके ऊपर लाल मिट्टी मिलती है, वो लाल मिट्टी एक्चुअली में क्या है? रस्ट है, जंग है। जो हमारे लोहे पे जंग लग जाता है ना, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आपने देखा होगा रेड कलर का होता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड
गाइड है जिसकी वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो इसके खुद के 2 चंद्रमा है, 2 मून है मार्स के पास, एक फोबोस और एक डिमोस। फोबोस और डिमोस नाम से है। जो डिमोस है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट मून है, सबसे छोटा मून है। अभी आपने कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि मार्स के ऊपर जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है, वहां पर रह सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो यहाँ पर पानी मिला है, आइस की फॉर्म में जमा हुआ पानी मिला है। दूसरा यहाँ पर सीजन्स होते हैं, हमारी पृथ्वी की तरह ही इसका जो रोटेशन है ना वो डबल है हमारी पृथ्वी से। मतलब हमारी पृथ्वी का 1 साल कंप्लीट होता है, इसके 6 महीने, आधा साल हुआ है, आधा रोटेशन हुआ है। मतलब ये 2 साल पृथ्वी के लगाता है 1 साल कंप्लीट करने में। हमारे पृथ्वी में 2 साल कंप्लीट होंगे, इसका 1 ही साल होता है। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड रहता है सीजन का वो डबल रहता है। यहाँ पर पृथ्वी की तरह 4 सीजन होते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, लेकिन डबल टाइम के लिए रहते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर कुछ हद तक रहना पॉसिबल है। माउंट एवरेस्ट का नाम आप सबने सुना होगा, हमारी सबसे ऊंची चोटी है पृथ्वी की बात करूं तो। वहीं अगर मैं पूरे सोलर सिस्टम की बात करूं, हर प्लेनेट के ऊपर पहाड़ियां हैं, तो जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ओलंपस मोन, वो मंगल ग्रह के ऊपर है। सबसे ऊंची चोटी मंगल ग्रह के ऊपर है, ओलंपस मोन नाम से। अभी मैंने शुरू के 4 प्लेनेट आपको बताए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों ही क्या है? रॉकी प्लैनेट्स हैं, सरफेस है, हार्ड है, लैंड है, इसके ऊपर जमीन है। लेकिन इसके बाद के जो 4 प्लैनेट है वो गैसियस प्लैनेट है, उसमें जमीन ही नहीं है, वो गैस के बने हुए हैं। जिनमें सबसे पहला आता है जुपिटर, 5th नंबर का प्लैनेट है हमारा, 5वें नंबर पे आता है। लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा है साइज में। इसको गैस का दानव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूज बॉल ऑफ गैस है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस से बना हुआ है ये पूरा। इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि साइज में सबसे बड़ा है। तो जो भी मीटियोर्स या एस्ट्रॉयड, पत्थर वगैरह हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं ना, ये उनको पहले ही अपनी ओर खींच लेता है। तो इनडायरेक्टली ये पृथ्वी की रक्षा करता है, इसलिए इसको पृथ्वी का रक्षक भी कहा जाता है। नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो जुपिटर के पास टोटल 95 मून है, 95 चंद्रमा है इसके खुद के, जिसमें से हमें 4 बहुत क्लियर दिखाई देते हैं इसके पास। ये पहला है आयो, ये मून है जुपिटर का, कलरफुल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में है। वो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड आया कहाँ से? इसके ऊपर 400 से भी ज्यादा वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, इस वजह से इसको वोल्केनिक मून भी हम बोलते हैं। वो वोल्केनोज लगातार फटते रहते हैं, उन वोल्केनो में से कंटिन्यू बहुत ज्यादा सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। वो पूरा सल्फर इसके ऊपर एक परत की तरह डिपॉजिट हो चुका है, जम चुका है। जहां वो सल्फर ज्यादा डिपॉजिट हुआ वो डार्क कलर का दिख रहा है, जहां पर कम सल्फर है वो लाइट कलर का दिखेगा। तो सल्फर के डिपोजिशन की वजह से ये अलग अलग कलर के पैचेस बनाता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड हम मून की बात करें, जुपिटर का ही मून है ये, यूरोपा, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, देखने में मतलब किसी बर्फ के गोले जैसा लग रहा है। आइसी मून है ये, बर्फ से बना हुआ है। इस पूरी बर्फ के नीचे कहा जाता है कि एक समुंदर दबा हुआ हो सकता है। जब इतनी बर्फ है चारों तरफ, तो नीचे इसके पानी भी तो होगा, तो समुंदर दबा हुआ हो सकता है। तो इसको भी उस लिस्ट में काउंट किया जाता है जहाँ पर आने वाले टाइम में शायद लाइफ पॉसिबल हो, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ लाइफ हो सकती है, क्योंकि पानी से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तीसरे मून की हम बात करें, जुपिटर का ही है गैनेमाइड, ये लार्जेस्ट मून है। आपने जीके में भी पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज में कभी ना कभी लार्जेस्ट मून के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गैनेमाइड है पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा, और ये है किसके पास? जुपिटर के पास। 4th मून आपको दिखाऊंगा, जुपिटर का ही है कैलिस्टो, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? साइज की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आता है, 3rd लार्जेस्ट मून है, सबसे ओल्डेस्ट मून है, सबसे पुराना है, और सबसे आउटर मोस्ट मून भी है। पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बाहर की ओर है वो यही है, कैलिस्टो, ये भी जुपिटर के पास है। अभी हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ मूव करते हैं। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, शनि ग्रह, इसका खुद का रिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सेंटर में प्लैनेट है, और जिस सीट्स पे आप बैठे हैं ये चारों तरफ इसकी रिंग्स बनी हुई है। इसकी जो रिंग्स है वो मैक्सिमम आइस से बनी हुई है, बर्फ से बनी हुई है, कुछ उसमें बीच में डस्ट भी है, कुछ स्टोन के पार्टिकल्स भी है, बट मैक्सिमम वो आइस से बनी हुई है, आइसी रिंग है इसकी। नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इसी के पास है, साइज में सबसे बड़ा जुपिटर है, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा इसके पास है। कोई आइडिया किसी को कितने हैं? 95 तो जुपिटर के पास ही थे, सबसे ज्यादा मैंने बोला इसके पास है। मोर देन 100 है इसके, आई थिंक मोर देन 100, 106 274 है, आसपास पहुंच गया। 274 मून है, 274 चंद्रमा है इसके खुद के, जिसमें से एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइटन।
सेकंड लार्जेस्ट मून है ये। अभी मैंने जुपिटर के पास आपको बताया था फर्स्ट लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट। पहले नंबर पे साइज में आता है गैनेमाइड, दूसरे नंबर पे ये टाइटन आता है जो सैटर्न के पास है, और तीसरे नंबर पे कैलिस्टो जो वो भी जुपिटर के पास है। बीच बीच में आपको ये कहीं से ब्लर दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ये जो ग्रीन ग्रीन आप इसके ऊपर काई जैसा देख पा रहे हो, ये क्या है? नदियां हैं, नहरें हैं मीथेन की। पानी नहीं है यहाँ पे, मीथेन की नदियां, लिक्विड फॉर्म में मीथेन बहुत है यहाँ पर, जिसकी नदियां इसके ऊपर बहती है, जिसकी वजह से ये बीच में हमें ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई देता है। अभी हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चले। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, अरुण ग्रह इसको हम बोलते हैं। इसका ब्लू कलर क्यों है? मीथेन की वजह से ही है। अगेन यहाँ पर जो मीथेन है वो गैस फॉर्म में है, लिक्विड नहीं है, गैस है। और मीथेन गैस क्या करती है? जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो रेड लाइट अब्जॉर्ब करके वो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें ये नीले रंग का दिखाई देता है। इसको टिल्टेड प्लैनेट भी कहा जाता है। टिल्टेड मतलब टेढ़ा हो रखा है, 98 डिग्री ये मुड़ा हुआ है एक साइड में। तो मुड़े होने से क्या हुआ? जब ये सूरज के बाहर चक्कर लगाता है तो किसी लुढ़कती हुई गेंद की तरह दिखाई देता है। प्लस ये टेढ़ा होने की वजह से इसका जो रोटेशन है, मतलब सन की जो कांटेक्ट में जो फेस रहता है वो लंबे टाइम तक रहता है। कंपैरिजन करके देखते हैं अर्थ से ही, हमारी पृथ्वी पे एक दिन 24 घंटे का होता है। एवरेज हम बोल सकते हैं 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। यहाँ की एवरेज की बात करूँ तो 42 ईयर्स डे 42 ईयर्स नाइट, 42 साल दिन रहता है, 42 साल रात रहती है। मतलब एक दिन 84 साल में कंप्लीट होता है, क्योंकि ये टिल्टेड है, एक साइड में टेढ़ा हो रखा है, इस वजह से। लास्ट हम प्लेनेट की बात करते हैं। लास्ट आता है नेपच्यून, वरुण ग्रह। ये भी ब्लू है, सेम रीजन, इसके ऊपर भी मीथेन है बहुत ज्यादा, और इसके ऊपर ज्यादा मीथेन है तो ज्यादा ब्लू कलर, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो ज्यादा नीला दिखाई देता है। इसके आपने सुना होगा कभी ना कभी, ये कहते हैं कि नेपच्यून के ऊपर डायमंड की बारिश होती है, कहा है ना। कुछ इसको मिथ मानते हैं कि वैसे ही बनाई हुई बात है, पर नहीं, रियलिटी है। कैसे होती है बारिश? यहाँ पर मीथेन बहुत ज्यादा है, उसका हाई प्रेशर है, और मीथेन के हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर कार्बन के क्रिस्टल्स बनते हैं, और हमारा प्योर कार्बन क्रिस्टल क्या है? डायमंड ही है। तो डायमंड फॉर्मेशन होती है यहाँ पर मीथेन के हाई प्रेशर की वजह से। इस वजह से कहा जाता है कि नेपच्यून के ऊपर डायमंड की बारिश होती है। इसको विंडी प्लैनेट भी कहा जाता है। विंडी मतलब हवाएं बहुत तेज चलती है यहाँ पर, 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर गैसेस मूव करती है, तूफान चलते हैं गैसेस के इसके ऊपर, इसलिए इसको विंडी प्लैनेट हम बोलते हैं। अभी लास्ट किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं ये 8 प्लैनेट? सन के। तो ये है हमारा सन। सन क्या है? एक स्टार है ना, क्योंकि स्टार की डेफिनेशन यही है ना कि जो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी खुद की लाइट हो, इसकी खुद की लाइट है तो ये स्टार है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, जिसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, कुछ लाइट एमिट करते हैं, और वही लाइट यूवी रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी सोर्स का काम करती है हमारे लिए। अभी हम लास्ट सबके सैटेलाइट देख लिए, अपनी पृथ्वी का तो देखना बनता ही है। तो ये मून है हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है। अब बहुत मतलब सुंदर दिखाई देता है, ब्यूटी सिंबल की तरह इसको यूज किया जाता है। तो अभी आप कंपेयर करके देखो, शुरू में हमने मरकरी देखी थी, हमें चांद जैसी लग रही थी, लेकिन अगर मैं क्रेटर्स की बात करूँ ना, गड्ढों की बात करूँ, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइज में भी बड़ा है ये, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा गिरते हैं इसके ऊपर मेटेओर्स, तो गड्ढे बहुत ज्यादा है। इवन इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर मैं अपने मून की बात करूँ ना, तो इसके ऊपर क्रेटर्स कम है, इवन इसके एक फेस पे ज्यादा है और एक फेस पे कम है। जो हमारी अर्थ की तरफ फेस रहता है ना मून का, उस पे बहुत कम क्रेटर्स है। जो दूसरा फेस है ना, जो हम देख भी नहीं सकते अर्थ से, उसके ऊपर क्रेटर्स ज्यादा है। तो ये लास्ट हमारा मून था। आई होप आपको अच्छे लगा होगा। कुछ